So let us study about monetary policy measures. मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स को हम क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स भी कहते हैं, क्योंकि इन मेजर्स के थ्रू, इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जो बैंक्स की क्रेडिट कैपेसिटी है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। इन मेजर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ द क्वांटिटेटिव और जनरल मेजर्स एंड सेकंड वन इज़ द क्वालिटेटिव और सेलेक्टिव मेजर्स। जो क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं दे ट्राई टू रेगुलेट द ओवरऑल वैल्यू ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ईदर दे विल डिक्रीज द मनी सप्लाई और दे विल इंक्रीज द मनी सप्लाई एज द केस में बी। और इसके एग्जांपल्स हैं लाइक CRR विच इज़ कैश रिजर्व रेशियो और SLR विच इज़ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एट्सेट्रा। इसके अपोजिट जो क्वालिटेटिव मेजर्स होते हैं, क्वालिटेटिव मेजर्स जो हैं दे अफेक्ट द मनी सप्लाई इन स्पेसिफिक सेक्टर्स। इसका मतलब ये होता है कि दीज इंस्ट्रूमेंट्स क्वालिटेटिव और सेलेक्टिव मेजर्स, these are the instruments which are used to transfer money supply from one sector to another sector. These affect the particular sectors of an economy. चलिए इसे एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए दिस इज़ द मनी सप्लाई in the economy. Now through quantitative measures we can increase or decrease. That means we can regulate the overall volume of money supply in the economy. Either I can increase the money supply has increased, or I can decrease the money supply has decreased. लेकिन जब हम क्वालिटेटिव मेजर्स की बात करते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक मेजर्स की बात करते हैं, तो सपोज कीजिए ये जो सर्कल है, दिस सर्कल डिनोट्स द मनी सप्लाई। नाउ द मनी सप्लाई, द वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई विल रिमेन एज इट इज़, लेकिन एक पर्टिकुलर सेक्टर स्पेसिफिक के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर RBI मैंडेट देती है बैंक्स को कि दैट यू हैव टू गिव मोर लोन्स टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, दैट मीन्स मनी नाउ विल बी मोर मनी विल बी गिवन टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। सपोज दिस सर्कल डिनोट्स द मनी सप्लाई टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। नाउ मनी विल flow from other sectors to the agriculture sector. So this is a sector specific measure. So money now will transfer from other sectors to the agriculture sector. Overall money supply in the economy has not changed, it has remained the same, but money is transferred from one sector to another sector. इसका मतलब ये है कि जब भी कोई गाइडलाइन आती है और वो किसी पर्टिकुलर सेक्टर स्पेसिफिक होती है, RBI कोई भी नई गाइडलाइन लेकर आता है और वो किसी एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर MSME सेक्टर या किसी पर्टिकुलर सेक्टर से अगर रिलेटेड है, दैट मीन्स इट इज़ अ सेलेक्टिव मेजर्स और क्वालिटेटिव मेजर। ये क्वालिटेटिव मेजर है, ये सेलेक्टिव मेजर है, दिस इज़ नॉट क्वांटिटेटिव मेजर। क्वांटिटेटिव मेजर जब होगा तो क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई विल बी अफेक्टेड, बट यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई इज़ नॉट अफेक्टेड, द क्वांटिटी इज़ रिमेनिंग द सेम, इट इज़ ओनली द क्वालिटी of the money supply which has changed. Now let us start with the quantitative और general measures. Quantitative measures के अंदर जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट हम स्टडी करेंगे दैट इज़ द कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो से मतलब ये होता है इट इज़ द परसेंटेज ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स ऑफ अ बैंक which the bank has to keep in cash with RBI at a particular point of time. चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने बैंक के अंदर 100 रुपये डिपॉजिट कराए, तो उस 100 रुपये का एक पर्टिकुलर परसेंटेज, फॉर एग्जांपल 3% इन जनरल ये होता है। सो CRR इज़ इन जनरल 3%। तो उस 100 रुपये का 3% यानी कि 3 रुपया द बैंक हैज़ टू कीप विद RBI, वो 3 रुपया बैंक RBI में डिपॉजिट करा देगा। देयरफॉर 100 में से 100 रुपया मैंने बैंक में डिपॉजिट किए, उस 100 में से 3 रुपया बैंक जो है वो RBI में कैश के फॉर्म के अंदर डिपॉजिट करवा देगा। दिस इज़ द कैश रिजर्व रेशियो। ये जो 3% अमाउंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट जो कि बैंक कैश में RBI में डिपॉजिट करवाता है, क्या RBI उसके ऊपर बैंक को इंटरेस्ट देता है?
तो इसमें आंसर ये है कि यूजुअली बैंक इसमें इंटरेस्ट यूजुअली RBI डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट टू द बैंक. एट प्रेजेंट CRR इज़ 3%, लेकिन RBI इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकता है as per the situation. Now let us study the objectives of CRR. The first objective of CRR is that it protect the interest of the depositor. चलिए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. फॉर एग्जांपल एक बैंक है जिसके पास 100 करोड़ के पब्लिक डिपॉजिट हैं, और अगर मान लीजिए CRR का कंसेप्ट नहीं होता तो बैंक क्या करता, 100 का 100 करोड़ आगे लोन पे दे देता. तो अगर कोई भी जिसने भी अपना पैसा बैंक में जमा कराया था वो बैंक के पास आता तो वो बैंक उसे क्या बोलता कि भाई मैंने तो सारे के सारे पैसे आगे लोन पे दे दिए. तो इस सिचुएशन के अंदर जो डिपॉजिटर है उसका जो इंटरेस्ट है, उसका जो उसकी खुद की मनी पे जो कंट्रोल है वो कम हो जाता है. एक दूसरा सिचुएशन आप ले लीजिए, मान लीजिए बैंक जो है वो बैंकरप्ट हो जाता है, तब अब जनता का सारा पैसा नेगेटिवली अफेक्टेड होगा. इसलिए RBI जो है एक परसेंटेज ऑफ पब्लिक डिपॉजिट अपने पास डिपॉजिट करवा के रखता है. And the second objective of CRR is that CRR acts as a credit control measure. इसका मतलब ये है कि CRR के थ्रू RBI can regulate the lending capacity of the banks. चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. सपोज CRR रेट RBI जो है वो 3% से इंक्रीज़ करके 5% कर देती है. तो इसका मतलब क्या है, पहले जो 100 रुपया पब्लिक डिपॉजिट था उसका सिर्फ 3 रुपया बैंक को RBI में डिपॉजिट करना पड़ रहा था. बट नाउ क्योंकि CRR रेट 3 से 5% इंक्रीज़ हो गया है, तो नाउ द बैंक हैज़ टू कीप 5 रुपीज़ विद द RBI. तो अब बैंक कैन ओनली लैंड 95 रुपीज़. तो इसका मतलब बैंक की जो लैंडिंग कैपेसिटी है वो कम हो गई है. तो इसका मतलब ये है जब CRR रेट इंक्रीज़ होगा दैट मीन्स इट विल डिक्रीज़ द लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ द बैंक. और इसका अपोजिट अगर CRR रेट जब डिक्रीज़ होगा देन इट विल इंक्रीज़ द लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ द बैंक. सो इंक्रीज इन CRR विल डिक्रीज़ द लैंडिंग कैपेसिटी एंड डिक्रीज इन CRR विल इंक्रीज़ द लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ द बैंक. इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर हम CRR को इंक्रीज़ करते हैं, इफ़ देयर इज इंक्रीज इन CRR then the credit creation capacity of bank will also decrease, which is nothing but the lending capacity of the banks. और जब क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम होगी, लैंडिंग कैपेसिटी कम होगी, then the money supply will increase or decrease. Money supply in the economy, the money supply in the economy will डिक्रीज़. क्योंकि जब बैंक्स आगे लोन कम देंगे तो इसका मतलब जो लोगों के पास पैसा है, जो बिजनेस के पास पैसा है वो भी कम हो जाएगा. दैट मीन्स मनी सप्लाई विल डिक्रीज़. जब मनी सप्लाई डिक्रीज़ होगा इसका क्या इम्पैक्ट होगा एग्रीगेट डिमांड पे. जब मनी सप्लाई डिक्रीज़ होगा दैट मीन्स जो लोग हैं, जो पीपल हैं, उनकी परचेजिंग पावर डिक्रीज़ हो जाएगी. दैट मीन्स जो एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट विल ऑल्सो डिक्रीज़. और जब एग्रीगेट डिमांड कम होती है तो उसके दो इम्पैक्ट होते हैं. फर्स्ट, जो प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा. एंड द सेकेंड वन इज़ द इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो भी कम हो जाएगी. क्योंकि जब डिमांड ही कम हो जाएगी तो जो बिजनेसमैन है वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज़ नथिंग बट द इकोनॉमिक ग्रोथ, तो प्रोडक्शन भी कम कर देंगे, जिस कारण से इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम हो जाएगी. फर्दर अगर CRR इंक्रीज़ होता है, इफ़ देयर इज़ इंक्रीज इन CRR देन जो बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी. द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक विल डिक्रीज़. क्योंकि ये जो पैसा है ये बैंक्स को RBI के पास डिपॉजिट करना पड़ता है और इस पे कुछ बैंक्स को इंटरेस्ट भी नहीं मिलता. तो ये बैंक से किसी काम का नहीं है, इससे बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज़ होगी. और क्योंकि बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी इसलिए बैंक्स अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए बैंक्स क्या करेंगे, जो बाकी जो पैसा है जिस पे बैंक
लोन देगा तो उस पर इंटरेस्ट बैंक्स बढ़ा देंगे. सो इट विल लीड टू somewhat increase in interest rate by banks. क्योंकि पहले मान लीजिए CRR 3% था तो बैंक्स के पास 100 में से 97 रुपीज़ लैंड करने के लिए अवेलेबल थे. नाउ CRR is increased to 5%. नाउ बैंक्स कैन ओनली लैंड 95 रुपीज़. तो अब उनको 95 रुपीज़ पे बैंक अपना इंटरेस्ट जो चार्ज करेंगे वो थोड़ा सा बढ़ा देंगे जिससे कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रहे, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे ज़्यादा असर ना आए. So this was all about CRR. In the next lecture we will study about SLR, which is statutory liquidity ratio.